Shivangi Jain from IME International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 17 of your SST portion, that is Living Long and Healthy Life. Chapter number 17, Living Long and Healthy Lives. In this chapter we will learn about advancement जो हमारे medical science में आए हैं, clinical thermometer, some modern machines, stethoscope and microscope, इन सब instruments के बारे में हम पढ़ेंगे. इसके अलावा कुछ सर्जरीज होती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके बारे में भी हम नॉलेज लेंगे. एंड द लास्ट की हम कैसे इन डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं विद वैक्सीनेशन, पास्चराइजेशन एंड एंटीसेप्टिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. ये एक फेमस प्रोवर्ब है जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हेल्दी माइंड कहाँ स्टे करता है, हेल्दी बॉडी में. जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तब तक आपका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. टू स्टे हेल्दी व्हाट शुड यू डू? Nutritious food, exercise and precautions against diseases are the things that you need to keep in mind. अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्या करना होगा? यू शुड टेक न्यूट्रिशियस फूड, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और ऐसी डिजीजेज जो ज़्यादा प्रोन है उनके अगेंस्ट आपको पहले से ही प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. Today the average lifespan of human beings has increased due to advancement in medical science and hence the life that we lead today is longer as well as better than our ancestors. आज के टाइम में हम देखें तो ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ स्पैन है वो पहले से इंक्रीज हो गया है क्योंकि अब उनको एडवांस्ड मेडिकल साइंस में जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड होती हैं. दिस लेसन इज एन इंट्रोडक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ दिस एडवांसमेंट. तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं. तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर. हाउ डज अ डॉक्टर और नर्स चेक योर बॉडी टेम्परेचर व्हेन यू आर अनवेल? जब आप अनवेल होते हैं तो डॉक्टर्स आपका टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं? शी यूजेज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड पुट्स इट अंडर योर आर्मपिट और इन योर माउथ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. जब क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको एक थर्मोमीटर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जिसको वो आपकी आर्मपिट में या फिर आपके माउथ में रखते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए. उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर जो आता है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट और इन डिग्री सेल्सियस एंड द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट. तो जब हमारा टेम्परेचर 98.6 ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है. अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या कंसीडर किया जाता है? अनवेल. So the average body temperature for a normal human being is 37 degrees Celsius or 98 degree Fahrenheit. In case the thermometer shows that your body temperature is higher than normal, अगर इन स्टैंडर्ड से आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है तो आपको फीवर हो सकता है या फिर यू विल नीड अ मेडिसिन. The clinical thermometer was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit in 1714. इसको किसने इन्वेंट किया था? Gabriel Daniel Fahrenheit 1714 में. Before this inventions, doctor used to detect fever by touching the patient or checking their pulse. इस थर्मोमीटर के आने से पहले डॉक्टर्स आपका टेम्परेचर कैसे मेजर करते थे? बाय टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करके या फिर उसकी पल्स को चेक करके. दिस ऑब्वियसली वॉज नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर. और ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं था बॉडी टेम्परेचर चेक करने का. विद द इन्वेंशन ऑफ थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. और थर्मोमीटर के इन्वेंशन के बाद से ही अब बॉडी टेम्परेचर जो है उसको एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है. दिस हेल्प्स द डॉक्टर इन ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स. टुडे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल, डिजिटल एंड एनालॉग्स. और आज के टाइम पे हमारे पास 2 तरह के थर्मोमीटर्स अवेलेबल हैं, डिजिटल और एनालॉग. द पिक्चर्स आर शोन हेयर. दिस इज द एनालॉग थर्मोमीटर एंड दिस इज डिजिटल थर्मोमीटर. नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट. व्हेन यू नीड अ डॉक्टर डू यू सी अ ट्यूब लाइक ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रॉम हर नेक? जब भी आप डॉक्टर से मिलते हैं तो उनके गले में कुछ रहता है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, तो वो क्या होता है? उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप. अ स्टेथोस्कोप इनेबल्स अ डॉक्टर टू चेक योर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग प्रॉपरली. इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर रेने लेनेक. डॉक्टर रेने लेनेक ने इसको इन्वेंट किया था और इसके थ्रू डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है और जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपरली चल रही है या नहीं. The story behind its invention is interesting. Once Dr. Lennox noticed 2 children sitting at 2 ends of a hollow log wood. एक बार डॉक्टर ने क्या देखा कि 2 बच्चे हैं जो साथ में बैठे हुए हैं और उनके पास क्या है? लॉग ऑफ वुड है, यानी लकड़ी का कोई लट्ठा है. They were whispering to each other. और वो एक दूसरे से बात कर रहे थे. They could hear even the faintest sound through the log. और वो एक दूसरे से बहुत कम आवाज़ में किया गया साउंड भी सुन पा रहे थे. ही वेंट बैक टू हिज क्लिनिक एंड ट्राइड द सेम थिंग विद द रोल्ड न्यूज़पेपर. इसके बाद इन्होंने सेम चीज़ ट्राई की अपने क्लिनिक में जाकर. वहाँ पे इन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू अपने पेशेंट को कोई बात बोली. ही प्लेस वन हैंड ऑन द पेशेंट्स चेस्ट एंड द अदर हैंड टू हिज ईयर. इन्होंने एक पेशेंट
एक जो एंड था न्यूज़पेपर का उसको पेशेंट के चेस्ट पे लगाया और एक को अपने ईयर्स में। टू हिज सरप्राइज ही कुड हियर द पेशेंट्स हार्ट बीट, और इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये पेशेंट की हार्ट बीट जो है उसे क्लियरली सुन पा रहे हैं। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप, और इसी के बाद से स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। टुडे एवरी डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप, इनफैक्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन अ डॉक्टर ऑन ड्यूटी विदाउट अ स्टेथोस्कोप अराउंड हर neck. Now the next instrument is microscope. There are many tiny organisms in the world which cannot be seen with the naked eye. आज के टाइम में हम देखें तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफ़ी छोटे हैं और उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इन ऑर्डर टू सी एंड स्टडी दैम इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट देयर स्ट्रक्चर बी मैग्नीफाइड एंड ऑब्जर्व, और इनको देखने के लिए ये ज़रूरी है, इनको स्टडी करने के लिए कि हम इनके स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। तो माइक्रोस्कोप का काम यही है। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक्स बिग। तो ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी क्या कर देता है, बड़ा करके दिखाता है। अ स्पेक्टिकल मेकर कॉल्ड जैचरिस जेनसन, इन्होंने ही इस माइक्रोस्कोप को क्या किया था, इन्वेंट किया था। अर्लीस्ट माइक्रोस्कोप नेम्ड फी ग्लास, पहले का जो माइक्रोस्कोप था उसको क्या नाम दिया गया, फी ग्लास। वंस ही हैपेंड टू लुक एट अ फ्लाई थ्रू टू lenses with one placed behind the other, which surprised him. He realized that the size of the fly appeared much bigger than its actual size. इन्होंने दो lenses को आपस में रखा, उसके बाद एक फ्लाई को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि जो फ्लाई है वो रियलिटी से काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। द फी ग्लास बिकम वेरी पॉपुलर इन यूरोप, और इसके बाद से ही फी ग्लास क्या हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया यूरोप में। गैलीलियो गैलीली इम्प्रूव्ड अपॉन द फी ग्लास टू क्रिएट अ माइक्रोस्कोप यूजिंग टू लेंसेज। इसके बाद इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट किसने किया, गैलीलियो गैलीली ने। ओवर टाइम साइंटिस्ट इम्प्रूव्ड अपॉन जेनसन्स इन्वेंशन टू क्रिएट न्यूअर वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट आते गए। द माइक्रोस्कोप हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट अगेंस्ट डिसीजेज, और धीरे धीरे इसको डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए काफ़ी पॉपुलरिटी मिली। नेक्स्ट है सम मॉडर्न मशीन्स। अगर मॉडर्न मशीन्स में हम बात करें तो टुडे देयर आर मैनी न्यू एंड एडवांस मशीन दैट हेल्प डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट गोइंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ को मतलब डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारी एडवांस मशीन्स हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI मशीन्स हैं, इसी के एग्जाम्पल्स हैं। दीज हेल्प डॉक्टर्स टू नो द कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, इसी से डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है हमारी बॉडी को जानने की और उसको ट्रीट करने की करेक्टली। दे ऑल्सो असिस्ट इन सर्जरीज, और इसी से ये हमें सर्जरीज में भी असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सर्जरी एंड एंटीबायोटिक्स। सो फर्स्ट वन वी विल रीड अबाउट सर्जरी। You must have heard this word sometime, but do you know what surgery means? इसको आपने काफ़ी बार सुना तो होगा, लेकिन आपको पता है सर्जरी क्या होता है? इसका मतलब है किसी भी ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट को कट करना। सर्जरी इज डन एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर इन विच शी कट्स ओपन द पार्ट विच नीड्स टू बी ट्रीटेड। बॉडी का वो पार्ट जिसको ट्रीट किया जाना है उस पर कट लगाया जाता है और उसको इनसाइड इंटरनली ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर्स हु परफॉर्म सर्जरीज आर नोन एज सर्जन्स, और ऐसे डॉक्टर्स जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सर्जन्स। मैनी टाइप्स ऑफ सर्जरीज आर परफॉर्म टुडे यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिन। डॉक्टर्स कैन नाउ इवन रिप्लेस सर्टेन डैमेज्ड ऑर्गन्स विद द हेल्दी वंस। तो आज की सर्जरी की बात करें तो हम हमारे डैमेज्ड ऑर्गन्स को न्यू और हेल्दी ऑर्गन्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ द हार्ट, किडनी, लिवर एंड मैनी अदर ऑर्गन इज पॉसिबल थ्रू ओनली सर्जरी। To make sure that a patient does not suffer pain during a surgery, it is performed after administering anesthesia to the patient. हम ये देखने के लिए कि सर्जरी पर्सन को हार्म तो नहीं करेगी, इसलिए उस पर क्या करा जाता है, एनेस्थीसिया किया जाता है। These medicines make a patient lose conscious completely or lose sensation in that part of the body where anesthesia is given. The first medicine to be used as anesthesia was chloroform. तो एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, यानी कि उसको बेहोश किया जाता है या फिर वो पार्ट जिसका ट्रीटमेंट किया जाना है उस पार्ट को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वहाँ का जो सेंसेशन है वो बंद हो जाए। और पहली एनेस्थीसिया मेडिसिन जो यूज़ की गई थी वो थी क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी से डिजीज़ के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जिनकी वजह से डिजीज़ होती है उनको ये किल करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड की थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही थी बॉडी में उसको इसने प्रिवेंट किया।
इसमें कई डिजीजेज जैसे कि मलेरिया, कॉलेरा, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, उन सबको ट्रीट करने के लिए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक का। नाउ हम इन डिजीज़ेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए कई ऐसी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फर्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? इसके थ्रू हमारी बॉडी स्ट्रॉन्गर हो जाती है और फाइट कर पाती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द नेचुरल डिजीज फाइटिंग एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी की नेचुरल फाइटिंग एबिलिटी होती है उसको ये इंक्रीज कर देता है, और जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिलेटेड टू डिजीज, उनसे ये लड़ता है। द वर्ड वैक्सीन वॉज फर्स्ट यूज बाय इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर। पहली बार ये वर्ड एडवर्ड जेनर ने यूज़ किया था। 18th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स हुआ था, जो एक डेडली डिजीज थी, हर जगह फैल चुकी थी। He observed that the people who had been infected with cowpox earlier were not all affected by smallpox. To test this theory, Dr. Jenner first inoculated a boy with cowpox. The boy suffered from mild cowpox but soon recovered. इन्होंने देखा, एक स्टडी की जिसमें कि एक चाइल्ड था जिसको क्या हुआ था? काउपॉक्स, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें रिकवरी उसने कर ली थी। लेटर ही इनोक्यूलेटेड द सेम बॉय विद स्मॉल पॉक्स। उसके बाद इन्होंने उसी बॉय को क्या इनोक्यूलेट किया? स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स दिए। ही फाउंड दैट बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, और इन्होंने रियलाइज़ किया कि वो बच्चा जिसको हमने पहले काउपॉक्स के सिम्टम्स डाले थे, अब उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं हो पा रहा है। दिस वे डॉक्टर जेनर फाउंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और इसी से इनको क्या मिल गई? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन मिल गई। लेटर अ वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप्ड। इट हेल्प टू वाइप आउट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द वर्ल्ड। टुडे वैक्सीनेशन अगेंस्ट मैनी डिजीजेज आर अवेलेबल। आज के टाइम पे कई ऐसी वैक्सीनेशंस हमारे पास अवेलेबल है रिलेटेड टू पोलियो, टाइफाइड, टिटनस एंड ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट मेथड है प्रिवेंशन का, वो है पास्चराइजेशन। लुईस पास्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया दैट जर्म्स कुड बी किल्ड बाय हीटिंग। हीटिंग के थ्रू हम जर्म्स को क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं। ही फाउंड अ प्रोसेस थ्रू विच जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट फॉर हाफ एन आवर एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट इमीडिएटली। इन्होंने देखा कि हम मिल्क के जो जर्म्स हैं उनको कैसे किल कर सकते हैं। उसको पहले हाफ एन आवर तक बॉयल करेंगे और उसके बाद उसको कूल होने के लिए रख देंगे। तो इस मेथड को क्या बोला गया? पास्चराइजेशन। Pasteurized milk is available today in polypacks and bottles. It is free of germs. तो आज के टाइम पे हमें जो पॉलीपैक्स में मिल्क मिलता है वो कैसा मिल्क होता है? पास्चराइज, यानी कि उसमें जर्म्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स। Antiseptics are those chemicals which when applied on a wound kill germs and protect it from getting infected, thereby helping it to heal. Antiseptics का रोल होता है कि जिस भी प्लेस पे वूंड है, घाव है, उस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से जो वहाँ की जर्म्स है वो किल हो जाते हैं और आगे इन्फेक्शन भी बढ़ता नहीं है। दीज आर ऑल्सो यूज टू डिसइंफेक्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और इन्हीं एंटीसेप्टिक्स के थ्रू जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि थर्मोमीटर, उसको भी हम एंटीसेप्टिक के थ्रू क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। दिस इज डन टू इंश्योर दैट दे डू नॉट कॉज इन्फेक्शन। इसलिए किया जाता है ताकि इनकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना फैले। अबाउट 150 years ago, जोसेफ लिस्टर, अ ब्रिटिश सर्जन, रियलाइज दैट इन्फेक्शंस आफ्टर सर्जरी वर बीइंग कॉज्ड बाय जर्म्स। इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इन्फेक्शंस होते हैं सर्जरी में वो किसकी वजह से होते हैं? जर्म्स की वजह से। इसलिए इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, एक सॉल्यूशन को यूज़ किया जिसका नाम था कार्बोलिक एसिड। और ये किस लिए निकाला गया? टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको कार्बोलिक एसिड में डिसइंफेक्ट किया। ही बिगेन ड्रेसिंग द वूंड्स ऑफ पेशेंट्स विद द बैंडेजेस सोक्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। इन्होंने स्टार्ट किया ऐसे पेशेंट्स जिनको वूंड है, घाव है, उन पे इन्होंने ड्रेसिंग करी, और ड्रेसिंग के लिए जो यूज़ की गई बैंडेजेस, वो बैंडेजेस को इन्होंने पहले कार्बोलिक एसिड में डिसॉल्व किया, यानी कि उसमें पहले सोक किया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस। और ऐसे हमारी हिस्ट्री में एंटीसेप्टिक का वर्ड एक नाम जुड़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।